नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर उसी मुद्दे की, लेकिन इस बार उस मुद्दे को लेकर के संदर्भ अलग है, क्योंकि आज नहीं, जब से भारत में ईवीएम से चुनाव शुरू हुए हैं तब से ईवीएम को एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसे हम अषाढ़ का बादल भी कह सकते हैं कि वो कभी भी उठ जाता है। चुनाव के होते हैं तब, चुनाव खत्म हो जाते हैं तब, चुनाव शुरू होने से पहले। और अब जब लोकसभा के चुनाव का परिणाम आ चुका है, सरकार बन चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, मंत्रालय बांटे जा चुके हैं, उसके बाद एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा इस समय चर्चा में। और इस समय चर्चा में सिर्फ इसलिए कि ये पहली बार देश में हो रहा है जब चुनाव आयोग ने ईवीएम की गड़बड़ी पर दोबारा जांच करने की अनुमति दी। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। एक बार फिर चुनाव आयोग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। ईवीएम मशीनों की जांच होगी। आपको बता दें 8 लोकसभा सीटों पर ईवीएम मशीनों की जांच होने वाली है, क्योंकि इसको लेकर जो उम्मीदवार थे, जो प्रत्याशी थे, जो हारे हुए प्रत्याशी थे, उन्होंने प्रार्थना पत्र दे दिया है, शिकायत पत्र दे दिया है कि इसकी जांच हो। लेकिन एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा उठाया गया है और अब सवाल ये खड़ा होता है कि वोट पे टिका हुआ लोकतंत्र ईवीएम पर आकर टिक गया है। ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बार बार ईवीएम को चर्चा में लाना लोकतंत्र में कितना घातक साबित हो सकता है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। और बात जो सामने आती है कि इस बार बात हुई है कि जैसा कि प्रयोग चुनाव आयोग ने पहली बार किया है और 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीट और 2 राज्यों की 3 विधानसभा सीट की कुछ बूथों को लेकर के आपत्ति जताई गई थी कि नतीजों पर आपत्ति थी और नतीजों की निगरानी के लिए कहा गया है। अब चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया, आदेश दे दिया है कि उन 8 लोकसभा सीटों की, 3 विधानसभा सीटों की ईवीएम मशीन की जांच की जाएगी। लेकिन जांच क्या की जाएगी, जांच कौन करेगा? वही कंपनियां जो 2 भारत की 9 रत्न कंपनियों से 2 कंपनियां जो ईवीएम बनाती हैं, उन्हीं को काम सौंपा जाएगा। तो इस पर भी प्रत्याशी, वो जो दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले प्रत्याशी हैं, जिनको जो एलिजिबल होते हैं कि वो आवेदन कर सकते हैं, उन्हीं पर कहा जा रहा है, वही आपत्ति उठा रहे हैं कि एसओपी जारी नहीं की गई है, तो कौन जांच करेगा, कैसे जांच करेगा, इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है। विलक्षण सक्सेना जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। विलक्षण जी, बहुत स्वागत। इसी के साथ अनुराग महलवाला जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। अनुराग जी, बहुत स्वागत है। और ये जो बाकी स्थान आपको दिख रहे हैं, ये खाली नहीं है, इन पर भी हमारे मेहमान मौजूद होने वाले हैं। विधि विशेषज्ञ भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी जानेंगे कि टेक्निकली क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। चर्चा की शुरुआत करें। बिल्कुल, आप सभी का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। और बात हो रही है ईवीएम मशीन की पुनर्जांच की बात हो रही है। 6 राज्य 8 सीटें। जय श्रीवास्तव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। बात यहां आ रही है कि ईवीएम को लेकर के पहले भी बात हुई, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने दावा भी किया था, चैलेंज भी दिया था कि यदि कोई हैक कर सकता है तो आके अवसर देते हैं, आप करके बताइएगा। ईवीएम की निष्पक्षता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब जब चुनाव आयोग ने खुद ये व्यवस्था दे दी है कि परिणाम आने के 7 दिन के बाद आप आवेदन कर सकते हैं, तो दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले जो प्रत्याशी हैं वो इसकी पुनर्जांच की मांग कर सकते हैं। और 6 राज्यों की 8 सीटों पर मांग की गई। देखिए, ईवीएम निश्चित रूप से भारतीय ईवीएम जो है ये निष्पक्ष है और इसको कोई हैक नहीं किया जा सकता है, ये कई बार साबित हो चुका है। लेकिन जो कि एक विद्यार्थी के रूप में ईवीएम को देखिए, जिसको बार बार जो है परीक्षा देनी पड़ती है और उसके बाद उसमें पास या फेल, लेकिन आज तक ईवीएम फेल नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हमारे सामने आया है कि यदि ईवीएम सही नहीं होता है, ये ईवीएम को टेम्परिंग किया जा सकता था। क्या बीजेपी 242 पे रुक जाती? क्योंकि 272 सीटें चाहिए थे। कम से कम 272 400 पार का जो नारा लगाया था, वो नारा भले चरितार्थ नहीं करते, लेकिन 272 तो क्रॉस करा सकते थे वो। एलन मस्क ने आवाज उठाया उसके बाद, क्योंकि देखिए हर किसी का एक मुख पत्र होता है। कोई भी पार्टी हो, से पहले कांग्रेस में 2-2 3-3 अखबार निकालते थे, उस अखबारों को ये मुख पत्र कहा जाता था। इसी प्रकार से जो है ईवीएम के जो है आलोचना करने के लिए या मुद्दा उठाने के लिए भारत से आवाज नहीं उठती है। कहाँ से उठती है? एलन मस्क आवाज उठाता है। और उसके बाद जो है उनके जो प्री प्लान हो सकता है या उनके जो आगे प्लान का जो हिस्सा है, उन लोगों को इमीडिएटली जो है बोलने का एक मौका मिल जाता है। लेकिन रहा सवाल ईवीएम का, एलन मस्क ने वो उदाहरण दिया है जो जर्मन में उपयोग हुआ, अमेरिका में उपयोग हुआ या अन्य देशों में जो है उपयोग हो रहा है।
लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ईवीएम पर आवाज उठाने से पहले, आरोप लगाने से पहले ये आपको आकलन करना पड़ेगा कि क्या ईवीएम वो है जो अमेरिका में उपयोग होता है, जिसका नेट कनेक्शन से संबंध है, या जर्मन ने उपयोग किया था जिसको बंद करना पड़ा, उसमें भी नेट कनेक्शन से संबंधित है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो ईवीएम है, इसको हैक, भारतीय ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता है। 24 देशों ने ईवीएम को बंद किया है, एक बार चालू करने के बाद, उससे वोटिंग कराने के बाद बंद कर दिया, लेकिन अनेक देशों ने इसको बंद कर दिया। इसके पीछे का कारण ये है कि उसमें नेट था, नेट होने पे हैक करना आसान होता है, इसमें पहुंच मार्ग मिल जाता है। लेकिन भारतीय ईवीएम में नेट नहीं होने के कारण से और दिन पर दिन जो है ये सफलता की ओर अग्रसर है। कितने बार भी आरोप लगे, कई लोगों ने उसके एग्जामिन करने की मांग की, उसको सामने रखा गया, लेकिन हर बार वो एग्जाम पे पास हुए। अब लेकिन दुनिया में जो है ये खटक रहा है कि भारत ने कैसे ये विकसित किया है, बाकी देश कैसे बंद कर दिया, और भारत का ईवीएम कैसे चालू है और उसके परिणाम कैसे सही आ रहा है। इसीलिए उंगली उठाना वाजिब है, वो बाकी जो देश है उसको उदाहरण बनाते हैं। मैं एक बात बताऊंगा कि ईवीएम पर जब आरोप लगे उसके बाद वीवीपैट आया कि आप देख सकते हो कि आप वोट किसको दे रहे हो, और आप आसानी से देखते हो, जैसे आपने बटन दबाया, नाम के साथ में उसमें जो है चिन्ह के साथ में पर्ची देखने को मिलता है हमें। इससे बढ़िया पारदर्शिता किसी भी चुनाव क्षेत्र में नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ी थी, बैलेट पेपर में टेम्परिंग करके जीत गई थी। उसके बाद आप सोचिए, आप किसके मांग कर रहे हो? बैलेट पेपर की। क्यों मांग कर रहे हो? क्योंकि उसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपके सामने है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों को है, क्योंकि जो कांग्रेस है उसमें टेम्परिंग करके एक बार इंदिरा गांधी को जीता चुकी है, और उसके बाद जब वो कोर्ट में जाने के बाद उनका जो निष्कासन हुआ। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ईवीएम और बैलेट पेपर साबित हो चुका है कि आप उसमें टेम्परिंग कर सकते हो, मतलब आप उसको जो है मैनिपुलेशन कर सकते हो, और बैलेट पेपर में जो है आप वोट कैप्चर कर सकते हो, लेकिन ईवीएम के साथ में संभव नहीं है। ईवीएम के साथ ये संभावना नहीं है, प्रमाणित भी हो चुका है। लेकिन अभी बात हो रही है कि वो 8 सीटें और उन 8 सीटों के 92 बूथों की मशीनों की जांच की बात हुई है। चुनाव आयोग ने उन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है जो इन 8 सीटों के कुछ बूथों को देख रहे कि तेलंगाना की एक लोकसभा सीट के 14 बूथों का मामला है उसमें कि वहां की मशीनों की जांच होना है। तो अब चुनाव आयोग ने खुद ये मौका दे दिया है कि आपके अंदर जो सवाल पैदा हो रहे हैं उनके बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। अब देखिए, जांच के आदेश तो चुनाव आयोग दे चुका है, लेकिन विलक्षण सक्सेना जी आपसे जानना चाहूंगी, उससे पहले आपको बता दें कि एक और राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र मिश्रा। शैलेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। विलक्षण जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से ईवीएम की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनाव आयोग ने यहाँ पर जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन जांच के आदेश किन तथ्यों के आधार पर दिए हैं, किन तथ्यों के आधार पर वो जांच होगी और उसमें क्या कुछ होगा, इसको लेकर अभी एसओपी जारी नहीं की गई है। क्योंकि जैसे कि सूरज जी ने शुरुआत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, उसमें कोई हैक नहीं हो सकता, कोई चिप नहीं लगाई जा सकती, उसके बाद भी जांच के आदेश दिए हैं। तो ये जांच किन तथ्यों के आधार पर होने वाली, क्योंकि इसको लेकर कोई स्पष्ट नहीं किया गया है, कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है इसको लेकर। लीगली अगर हम ध्यान से देखें, वैसे लीगली जाने से पहले सबसे पहले हम टेक्निकल पे उस पर बात कर ले, क्योंकि वो जानकारी सबके सामने आना ज्यादा उपयुक्त है। अभी जो 8 एप्लीकेशंस इलेक्शन कमीशन के सामने आई हैं, इसमें सबसे अच्छा उदाहरण अगर हमें समझना है ये पूरे घटनाक्रम को, तो अहमदनगर का निकल के आता है। अहमदनगर लोकसभा सीट का आता है, जहां के जो हारे हुए भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने 40 पोलिंग स्टेशन की ईवीएम को उनकी माइक्रोचिप में मैनिपुलेशन, बर्निंग आउट या किसी भी तरीके की छेड़छाड़ या उस पर डैमेज की शिकायतों के तहत पर रीवेरिफिकेशन की एक याचिका दायर करी है। अब बेसिकली होता क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें, तो मैं एक बहुत सिंपल उदाहरण से देखूंगा। अगर ये पेन एक वीवीपैट है और ये हमारी एक वोटिंग मशीन है, तो होता क्या है कि आमतौर पे जिन घटनाक्रम के लिए कहा जाता है वो ये है कि जानकारी इसके अंदर स्टोर होगी और उस जानकारी के आधार पर इस वीवीपैट से पर्ची निकलेगी और आपका वेरिफिकेशन होगा। ये बात सामने है। अगर जानकारी एक जगह से दूसरी जगह किसी माध्यम से ट्रांसफर की जाए, तो हम कह सकते हैं कि उसमें मैनिपुलेशन का कोई चांस हो,
कि डेटा करप्ट होने का चांस हो, कि डेटा मिट जाने का एक चांस हो, जो कि एक एप्लीकेशन अभी हम 40 पोलिंग स्टेशन की दी गई है बीजेपी के प्रत्याशी द्वारा, उसमें यह भी कहा गया है कि चिप बर्नआउट हो गई है, यानी मेमोरी को लॉस किया गया है वहां पे। लेकिन ऐसा पॉसिबल होना बहुत ही रेयर केस सिनेरियो है, क्योंकि जानकारी का आदान प्रदान ईवीएम में नहीं हो रहा है। ईवीएम में जो जानकारी दर्ज की जाती है वो ईवीएम के अंदर ही रहती है, उस माइक्रोचिप में ही रिटेन रहती है, और जब ईवीएम के इस्तेमाल के बाद उसे सील करके बंद किया जाता है, स्ट्रॉन्ग रूम्स में रखा जाता है और काउंटिंग के दिन निकाला जाता है, तब निकालने से पहले ईवीएम की चौतरफा जांच की जाती है कि उसमें डैमेज, उसको कहीं ब्रेक करना, उसकी सील टूटना, इस किसी भी चीज से संबंध में क्या कोई घटनाक्रम हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो ईवीएम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग द्वारा रैंडमली किसी भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये एक नियमावली रखी गई है कि 5 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस की ईवीएम को रैंडमली रिकॉग्नाइज करके चेक किया जाएगा और उनकी वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उसके साथ उसका मिलान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली इलेक्शन कमीशन द्वारा ये क्या कहते हैं हलफनामा और एफिडेविट में भी कहा गया है कि हमने आज तक 5 करोड़ से ज्यादा ऐसे तरीके से वोट्स को वेरीफाई किया है, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि उसमें एरर ऑफ मार्जिन पता है ऋषिका जी क्या था या सूरज जी क्या था? 0। इलेक्शन कमीशन ने आज तक कभी भी वीवीपैट और ईवीएम के बीच की कोई डिस्क्रिपेंसी आई ही नहीं है, जबकि रैंडमली लोकसभा हर जो भी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है रैंडमली उसमें ईवीएम करी गई थी। तो यहाँ कोई मौका मिलता ही नहीं है कि हम देखें कि ईवीएम में कहीं क्वेश्चन है। अच्छा, जहां तक अभी जय श्रीवास्तव जी ने पॉइंट आउट किया कि एलॉन मस्क के ट्वीट से जो एक कंट्रोवर्सी निकल के आई है, ये कंट्रोवर्सी का पूरा आधार आता है पोर्टो रिको जैसे कंट्रीज में ईवीएम के इस्तेमाल के बाद वहां के चुनाव में पूरी तरीके से धांधलेबाजी होना, और उसका आधार है कि एक प्राइवेट कंपनी को ईवीएम के मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर संबंधी चीज दी गई थी और उसका नतीजा निकला। लेकिन हमें गर्व होना चाहिए आज कि भारतीय चुनाव आयोग के नेतृत्व में 1989 में पहली बार ईवीएम से चुनाव कराए गए। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खुद बिना किसी बाहर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्वदेशी ईवीएम्स का निर्माण किया, माइक्रोचिप्स डेवलप करी, और 1999 में जिस तरह से यहाँ पर विलक्षण जी आपने बताया कि देखिए जो भी मैनिपुलेशन हुआ होगा वो डाटा के साथ हुआ होगा, क्योंकि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो लीगली उसको लेकर भी तो चुनाव आयोग ने कोई भी इस तरह की जो प्रणाली है वो बाहर नहीं की है कि किस तरह से, किन तथ्यों के आधार पर। मैं वो जानना चाह रही थी कि किस तरह से उसकी जांच होगी। देखिए, ये तो हम बता रहे हैं कि जो डाटा मैनिपुलेशन हुआ है, या हमने जो पहले डिस्कस किया था कि ओटीपी आता है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो डाटा चढ़ाया जाता है, तो वहां पर मैनिपुलेशन हो सकता है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने कुछ भी स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया, कुछ भी क्लियर क्यों नहीं किया? सिर्फ आदेश ही तो दिए हैं ना कि जांच होगी, तो वो जांच तो किसी भी उस पर, अब इस पे विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे कि ईवीएम में हो सकता है कोई गड़बड़ी हो, जनता को क्या पता कि किस तरह से जांच होने वाली है। देखिए, आपके वक्तव्य में 2 सेपरेट चीजें निकल के आती हैं, पहली ईवीएम के रिलेटेड और दूसरा जानकारी को अपलोड करने के संबंध में। पहले ईवीएम से संबंधी अगर कोई भी शिकायत आती है, लेट अलोन चिप बर्नआउट, तो एक बहुत ही सीरियस मैटर हो जाता है। पहले तो यही हम चीज बता दें कि जब ईवीएम्स पोलिंग स्टेशन पे पहुंचती है तो प्रॉपर एक मॉक ड्रिल होती है जहां पे सभी ईवीएम की जांच की जाती है, और कई बार ऐसा होता है, और ये बड़ी स्टैंडर्ड बात है कि कई बार पोलिंग स्टेशन में मॉक ड्रिल के बाद कई ईवीएम्स को उनकी खामी की वजह से बदला भी जाता है, तुरंत बदला जाता है, प्रत्याशी प्रतिनिधियों के सामने बदला जाता है, जिला प्रशासन के अधिकारी होते हैं, और उन सबके बाद जब एक नई मशीन आती है तो उसका भी पूरा वेरिफिकेशन करके उन्हें पोलिंग स्टेशन पर वापस भेजा जाता है। पहली बात। दूसरी बात, पोलिंग के दौरान अगर कोई डैमेज, कोई छेड़खान या इस संबंधी चीज आती है तो प्रॉपर इलेक्शन कमीशन के द्वारा शिकायत को पूरी तरह से एक्सेप्ट प्रत्याशी द्वारा भी किया जा सकता है, सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेके भी किया जा सकता है, और उसका सबसे पहला यही निर्णय होता है कि उस पोलिंग स्टेशन पर चुनाव या वोटिंग की पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा, नोटिफिकेशन प्रॉपर जारी होंगे, और उसके बाद रीपोलिंग की सुविधा को किया जाएगा। ये जो बात आपने की रीपोलिंग की सुविधा, लेकिन रीपोलिंग की सिचुएशन ही क्यों क्रिएट होना, सबसे बड़ी बात शैलेंद्र मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ, बात है कि माइक्रो कंट्रोलर की जांच की बात उठाई गई है कि उन मशीनों की, उन बूथों के मशीनों की माइक्रो कंट्रोलर की जांच की जाए। इफ एंड बट पे यदि हम बात कर लेते हैं कि यदि वो मशीनों में कुछ खामी पाई जाती है, जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उसमें कुछ अंतर पाया जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कांकेर लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, याचिका लगाई, स्वीकार किया गया उनकी याचिका को, और वहां कुछ मशीनों की जांच के आदेश दे दिए गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर की जांच करनी है उन मशीनों की, लेकिन
यदि कुछ सामने नहीं आता है तो वो जो 50,000 की राशि जमा की गई है प्रत्याशी के द्वारा वो वापस नहीं होगी, और यदि कुछ सामने आता है, कुछ गड़बड़ी सामने आती है तो राशि वापस हो जाएगी। लेकिन गड़बड़ी सामने आने के बाद क्या चुनाव आयोग क्या करेगा, इस पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं। जी निश्चित ही सूरज जी, यही प्रश्न सभी के मन में है कि यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके बाद क्या होगा। एक पहलू तो ये है कि जो राशि जमा कराई गई है वो लौटा दी जाएगी अगर कोई तकनीकी खामी निकलती है या कैलकुलेशन में चेंजेस आते हैं। दरअसल देखिए ये सब डिपेंड होगा हार जीत का जो अंतर है उस पर। अगर कहीं बहुत छोटे मार्जिन से हार जीत हुई है तो जो बाद में जो कैलकुलेशन आया है जांच के बाद उसी को वैध माना जाएगा। लेकिन जहाँ बड़ा अंतर है तो वहां फिर वो कैलकुलेशन अगर चेंज भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन जो भ्रांति की स्थिति तमाम ईवीएम को लेकर निर्मित हो रही है देश भर में, और तरह तरह के इस पर सभी के वक्तव्य अलग अलग हैं, सभी की सोच अलग अलग है, क्योंकि चुनाव आयोग हमारा भारत का इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और हम लोगों का हमेशा भारतीयों का एक प्रयास रहा है कि जितने भी ऐसी संस्थाएं हैं जो संवैधानिक हैं, जिनमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, जिनकी नियुक्तियां जो हैं वो अलग प्रकार से की जाती हैं, तो उनको लेकर एक भरोसे का वातावरण हमारे देश में रहा है। ठीक है, आपने एक बात कही कि जीत का मार्जिन जो है, जीत का अंतर जो है वो उस अंतर को लेकर कि बेरूथलम में 2,15,000 से प्रत्याशी की जीत हुई है और जो हारने वाला है, जो दूसरे क्रम का प्रत्याशी उसने याचिका लगाई है, तो इतने बड़े मार्जिन से यदि कोई हार जीत का अंतर हो रहा है तो वहां याचिका लगाने का क्या उचित है? अब देखिए ये इलेक्शन में एक बात होती है सूरज जी, किसी व्यक्ति को अगर एक वोट भी मिला है, भले उसकी जमानत जब्त हो गई हो, तो उसको वोट तो मिला है। चुनाव के परिणाम आने तक कोई भी व्यक्ति भले उसके मोहल्ले में, उसके परिवार में उसे कोई ना मदद करे, वो ये नहीं मानता है कि वो इलेक्शन हारेगा। व्यक्ति यही मान के चलता है कि वो इलेक्शन जीतेगा, और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और जो अभी आप देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो भूल जाएंगे, ये सारी कहानी जो है ये शुरू कहाँ से हुई जांच की, और इतना संवेदनशील प्रत्याशी क्यों हो रहे हैं? ये हो रहे हैं फॉर्म 17B और 17C से जो बातें निकल कर आई हैं, जिसमें एक जो गणना होती है मतदान के दिन जो होती है, जो पोलिंग बूथ एजेंट्स करते हैं, और जो 17C फॉर्म है जो एकदम लास्ट में भरा जाता है, जिससे पूरा कैलकुलेशन आता है कितने मेल वोटर्स, कितने फीमेल वोटर्स और कितने थर्ड जेंडर। ये एक पोलिंग स्टेशन में अमूमन जहाँ 1000 वोट डालने की व्यवस्था होती है। कह दिया था कि फॉर्म 17C को सार्वजनिक करने से, उसकी जानकारी सार्वजनिक करने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि सब कुछ डाटा उसमें है तो उसको सार्वजनिक करने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने की बात सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही? देखिए ये भ्रम की स्थिति वाली जो बात है, इसमें सबका अलग अलग सोचना है। ये एक्चुअली में एक कैलकुलेशन और ये ऑडिट है, एक मैनुअल ऑडिट है और एक जो है वो कंप्यूटराइज ऑडिट है। ईवीएम के वोट्स काउंट हो गए, उदाहरण के लिए 50,000 वोट्स आए, उसमें परिणाम तय कर दिए गए। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ये एक्चुअल कैलकुलेशन है, जिसमें पोलिंग पार्टीज जो गवर्नमेंट की संस्थाओं के लोग होते हैं, जिनको अलग अलग जगह से रेंडमली उठाया जाता है, मतलब अलग जिले के व्यक्ति को अलग जगह उसको अपॉइंट किया जाता है इलेक्शन ड्यूटी में, और किसी भी मतदान केंद्र का जो पोलिंग स्टेशन होता है वहां का जो पोलिंग अधिकारी होता है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव जो वहां बैठते हैं, जिनको हम लोग पोलिंग एजेंट बोलते हैं, वो लोग जब, उदाहरण है आपने हमने सबने वोट डाला है, जब वोट डालने जाते हैं सबसे पहले आई कार्ड देखा जाता है, फिर वोटर लिस्ट से उसका नाम को वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद जो पदाधिकारी वहां बैठते हैं क्रमशः एक एक करके उनको गुजरते हुए 3 स्टेज के बाद 4थी स्टेज में जाके व्यक्ति जो है वो अपना वोट कास्ट करता है, और ईवीएम उसको रेडी करके दी जाती है और बोला जाता है आप वोट डाल सकते हैं। बटन दबाने के बाद बीप आती है, बीप आने के कुछ सेकंड बाद हम लोग देखते हैं जो नई व्यवस्था है वीवीपैट की, उसमें वो पर्ची गिरती है। तो अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये आ रही है कि ईवीएम में जो वोट काउंट हुआ वो वोट तो प्रॉपर निकला, इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। जो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं जब वो कई जगह काउंट कराई जाती हैं तो उसमें और वोटिंग ईवीएम की जो रिजल्ट है उसमें एक तो फर्क आया या ऐसी शिकायतें आई हैं। हाँ, फिर दूसरा क्या होता है कि ये जो 17B 17C फॉर्म की जो व्यवस्था है, इसमें हर जो कैंडिडेट है वो बड़ी पार्टी का हो या छोटी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो कितना संवेदनशील है ये उस पर डिपेंड करता है। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, ये बड़े इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मतदान केंद्र होते हैं बड़ी संख्या में। जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी तय होगी? ऑब्वियसली जवाबदारी इलेक्शन कमीशन की है। अगर कोई फॉल्ट निकलता है कल को, वो कैलकुलेशन में चेंजेस आते हैं, भले वो 2 वोट के हो 4 वोट के हो, तो आप तो ये तो प्रश्न चिन्ह लग गया ना हमारी पूरी प्रणाली पे। क्योंकि ये जो
आवेदन दिए गए हैं और जो परमिशन आदेश जारी किए हैं, ये आदेश जारी किए गए हैं कि जिन बूथों की मशीनों की जांच की बात है, उन मशीनों की जांच करेगी BEL और ECIL कंपनी। ये भारत की नवरत्न कंपनियों से 2 कंपनियां हैं, यही कंपनियां जांच करेंगी जिन्होंने मशीन बनाई है। तो निष्पक्षता कैसे? देखिए, अब आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल सही प्रश्न है कि मैंने किसी चीज का निर्माण किया है, ये मेरा मोबाइल है, किसी भी कंपनी का इसका निर्माण किया है, इसका जो हार्डवेयर है और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे यहाँ इंस्टॉल किया गया है। जब कोई इसमें व्यक्ति आएगा लेने, देखेगा, तो वो जो उसके फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग चेक करेगा। फंक्शनिंग में अगर कोई फॉल्ट आता है, जैसे सभी अभी लोग कह रहे थे, तो वो उसको मॉक ड्रिल में चेंज किया जाता है। तो जो दूसरी मशीन भी आएगी वो भी वहीं से मैन्युफैक्चर्ड आएगी। बात ये आ रहा है, जो प्रश्न चिन्ह की जो बात आ रही है, हारे जीते कोई भी एक अलग विषय, बात हो रही है ट्रांसपेरेंसी की और पारदर्शिता की। तो वो हार्डवेयर जो उसमें लगा है, जो उसमें चीजों का इस्तेमाल किया गया, उसकी जांच आपने कहा वही लोग करेंगे जिन लोगों ने बनाया है। तो बात यही आ रही है, बार बार जो एक भ्रम फैलाया जाता है कि आमंत्रित किया गया, लोगों को बोला कि भैया आप ईवीएम को हैक करके बताओ, लेकिन ईवीएम छूने नहीं देंगे। तो भाई, आप किसी भी चीज को जब हैक करोगे, जब उसके अंदर इंफ्रारेड हो, उसके अंदर ब्लूटूथ हो, उसके अंदर इंटरनेट हो, तभी आप हैक कर सकते हो। अदरवाइज तो वो बेजान चीज हो जाएगी ना। मशीनों की जांच की बात तो पहले भी आ चुकी है, लेकिन यहाँ बात आ रही है कि वही 2 कंपनियां, जिन 2 कंपनियों ने, जो भारत की नवरत्न कंपनियों में से 2 कंपनियां हैं, उन्होंने ईवीएम बनाई है और उन्हीं की जांच की बात की जा रही है कि जिन मशीनों की, जिन बूथ पर मशीन की बात कही गई है कि यहाँ खामी है, यहाँ गड़बड़ी है, गड़बड़ी की आशंका के चलते शिकायत की गई है, तो वही कंपनी जांच करेगी। जांच में कौन से बिंदु सामने आएंगे? क्योंकि यहाँ जो करनाल के प्रत्याशी हैं, उन्होंने आपत्ति उठाई है कि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मुझे अभी तक SOP जारी नहीं की गई है कि क्या उसमें किस तरह से जांच की जाएगी और मैं खुद प्रमाणित कर सकता हूँ, जांच में मैं सामने रहना चाहता हूँ। तो इसको लेकर के चुनाव आयोग ने अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, क्योंकि निष्पक्ष जांच की लगातार बात की जा रही है। जैसे कि आपने पहले भी कहा कि अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके बाद जिम्मेदार कौन होगा या फिर उसके बाद का राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा, क्योंकि बार बार ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वोट पे टिका हुआ लोकतंत्र ईवीएम पर आकर टिक गया है। अनुराग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ईवीएम को लेकर जिस तरह से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो, उसके पहले हो, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान, हमेशा जो ईवीएम है वो सवालों के कटघरे में खड़ा रहा है। अब यहाँ पर ईवीएम को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, निष्पक्ष जांच की मांग तो की जा रही है, लेकिन जिन कंपनियों ने बनाया वही उसकी जांच करेंगे, तो फिर जांच में जो सही तथ्य होंगे वो कैसे सामने आ पाएंगे? दूसरा, ईवीएम पर बार बार सवाल उठाना लोकतंत्र के लिए कितना घातक साबित होता जा रहा है। भले ये आदेश चुनाव आयोग ने दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की विश्वसनीयता तो इस पर कम होती जाएगी। देखिए, भारत में और भारत की जनता की एक बहुत विशेषता है, भारत के लोकतंत्र की एक विशेषता है कि भारत का लोकतंत्र हर व्यक्ति को आजादी देता है बोलने की, अपनी अभिव्यक्ति की। तो भारत में जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो सबसे ज्यादा है। जहां तक ईवीएम की बात है तो ईवीएम सूत्रधार है सत्ता के लिए। अगर सत्ता आज कांग्रेस की पूरी तरह से आ जाती तो क्या ईवीएम पर इतने सवाल उठते जो आज उठ रहे हैं? या सत्ता अगर बीजेपी की ही आना थी, अगर ईवीएम हैक की जा सकती है तो जैसा कि जय श्रीवास्तव जी ने कहा कि बीजेपी ने क्यों हैक नहीं कर ली, फिर आज उन्हें क्यों गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, सहयोगियों के साथ जाना पड़ रहा है, कोलैबोरेशन करना पड़ रहा है? एक्चुअली हमें यह समझना होगा कि एक बहुत अच्छी बात है कि एक होता है मशीन और एक होता है मशीनरी, एक होता है यंत्र और एक होती है यांत्रिक व्यवस्था। तो जब ईवीएम की बात होती है तो मैं देश न्यूज के व्यूअर्स को, देश न्यूज के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ईवीएम पर जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उन्हें आप एक बिल्कुल साधारण से उदाहरण से समझ सकते हैं। और वो सबसे साधारण उदाहरण, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है आपके घर में रखा हुआ कैलकुलेटर। आपके घर में जो कैलकुलेटर रखा है आप उसमें 2+2 कीजिए। अगर आपके घर के कैलकुलेटर में 2+2 का जवाब 4 आ रहा है, 2 और 2 जोड़ने पर 4 आ रहा है, तो आपके घर का कैलकुलेटर सही है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर लेकिन जब आप उसी कैलकुलेटर को अपने मोबाइल पर खोलेंगे और आप लिखेंगे 2+2, तो ये आवश्यक नहीं है कि मोबाइल पर जो कैलकुलेटर आपने खोला है उसका जवाब 2+2 = 4 ही आए। जैसा कि जय श्रीवास्तव जी ने कहा, और ये बहुत प्रमाणिक बात उन्होंने कही कि अन्य देशों में जिन्होंने भी ईवीएम को एडॉप्ट किया, अपनाया, उन्होंने भारतीय जो पद्धति
है, भारतीय जो सिस्टम है उसको एडॉप्ट नहीं किया। अब इसका एक और बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि भारत ने डंका बजाया है यूपीआई में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आज जिसकी पूरी दुनिया मुरीद हो चुकी है। अमेरिका जैसे देश जो पेपाल लेके आए, तमाम चीजें लेकर आए, लेकिन भारत के यूपीआई ने आज देखिए पूरी दुनिया पर जादू कर दिया। अब क्या यूपीआई फेल हो सकता है? नहीं, यूपीआई की टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही है, सटीक है, लेकिन आप देखेंगे कि कई बार मोबाइल ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं और जो कम जानकार व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं हमारा पैसा तो डूब गया, जबकि एनसीपीआई कहता है कि नहीं, आपका पैसा नहीं डूबा है, 3 से 7 दिन में वो पेमेंट वापस आ जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर इसलिए खड़े हो रहे हैं कि काफी सारी चीजें इस चुनाव में पहली बार हुई हैं और पहली बार ही ऐसा हुआ है कि ईवीएम की जांच की जा रही है, तो ये जरूरत क्यों आन पड़ी? ईवीएम की जांच क्यों कराई जा रही है? आरोप तो पहले भी लगे हैं। देखिए, वही बात है कि एक यंत्र है और एक यांत्रिक व्यवस्था है। आपकी टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ है, आपकी टेक्नोलॉजी एक्यूरेट है, बट उस टेक्नोलॉजी में यूज होने वाली डिवाइसेस, जैसा कि कैलकुलेटर का हम उदाहरण लेते हैं कि आपने अगर 100 कैलकुलेटर लिए हैं और सारे के सारे कैलकुलेटर सही हैं, केवल 2 कैलकुलेटर में या 3 कैलकुलेटर में कुछ एरर आया है, तो वो एरर यांत्रिक एरर हो सकता है, वो डिवाइस का एरर हो सकता है, वो कोई प्रोसेस का एरर हो सकता है, वो सिस्टम का एरर नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि सिस्टम का एरर नहीं है और सिस्टम का एरर ना होना इस बात को की प्रमाणिकता है कि कार्य निष्पक्षता से किए गए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि विधि विशेषज्ञ जसदीप गांधी जी हमारे साथ हैं। जसदीप गांधी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ हैं। अभिषेक शर्मा जी, आपका स्वागत है। सीधे अभिषेक शर्मा जी आप ही के पास आ रहा हूँ। बात है ईवीएम को लेकर के जांच की। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सब कुछ सही है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, वीवीपैट की बात, फॉर्म 70C की बात, तमाम तरह की चर्चाएं हो गई हैं। और चलते चुनाव में जब चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ा, हवाला देना पड़ा, इसके बाद क्या ये व्यवस्था, जहां पारदर्शिता की बात आ गई कि भारतीय लोकतंत्र निष्पक्ष है और चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव कराता है, तमाम तरह की चीजें स्पष्ट हो गई, तब ये व्यवस्था लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है चुनाव आयोग का कि यदि आपको कहीं संदेह है तो आप चुनाव परिणाम आने के 7 दिन बाद शिकायत करें, याचिका लगाएं, स्वीकार कर ली जाएगी, राशि जमा करें और उसकी जांच की जाएगी। सूरज जी, देखिए, निष्पक्षता बहुत जरूरी है। और जब हमारे भारत जैसे बड़े देश में जब लोकतंत्र में चाहे कोई भी हो, ईवीएम का मुद्दा हो या इसके पहले कोई भी और भी चुनाव की पद्धतियों के मुद्दे हो, हमेशा उस पर विपक्ष तो है। अब देखिए, उसके पहले अगर हम देखें तो विपक्ष जो पहले मुद्दे उठा रही थी रिजल्ट आने से पहले, उसके बाद एकदम से शांत हो गए। अब याचिकाकर्ता में 2 भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए प्रत्याशी भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। तो देखिए, ये तो निष्पक्ष है ना, निष्पक्षता के लिए कोई भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपील करेगा। परंतु जो प्रमुख मुद्दे हैं वो एक तो ये है कि ईवीएम पर ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने खुद आगे बढ़कर बोला कि भाई अगर ऐसी कुछ चीजें तो आप आइए। तो ये तो उनके लिए निष्पक्षता है ये, क्योंकि देखिए, पहली बार जब हमारा रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट आने से पहले पहली बार चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि लोग हमारे ईवीएम पर दोषारोपण कर रहे हैं, और जैसे ही रिजल्ट आया सब शांत हो गए। कोई भी आप बताइए कि विपक्ष का कोई भी किसी भी दल ने उसके बाद कोई भी कटाक्ष किसी भी प्रकार से नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा था एनडीए की बिल्कुल बैठक में कि मैंने चुनाव परिणाम के दिन बिल्कुल 4 बजे सूरज जी, पूछा कि ईवीएम जिंदा है और जैसे कि अपने हमारे विधि विशेषज्ञ जी और अभी बीच में और भी कह चुके हैं कि यांत्रिक त्रुटियां होती हैं। अगर हमने 100 कैलकुलेटर लिए हैं, अगर उसमें 1 या 2 हो गए तो हम पूरे 98 या 90। निष्पक्षता तो यहाँ पर तब सामने आएगी ना, जैसे कि सूरज जी ने पहले बताया कि 2 कंपनियां जिन्होंने ईवीएम बनाई वही जांच कर रही है, तो जनता के मन में भी सवाल है कि अगर वही जांच कर रही है अपनी बनाई हुई नहीं, चीज को ऋषिका, गलत देखिए, क्यों जो बोलेंगे? 2 कंपनियां हैं वो बहुत ही बड़ी भारत रत्न कंपनियां हैं, और इसके साथ एक और है BECL के साथ एक कंपनी और है, मतलब भारत की DRDO भी है जो पूरा रिसर्च करती है कि कौन से पैरामीटर हैं उसमें कोई स्वतः, क्योंकि DRDO रक्षा विशेषज्ञ से भी जुड़ा हुआ, और रक्षा जो प्रणाली होती है उसको हम ये मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं, देखिए, आदर्श 100% तो कहीं नहीं होता है, परंतु हम ये मान सकते हैं कि 99.9% वो कहीं ना कहीं उसमें निष्पक्षता होगी, और वो उनके जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे, जो उन्होंने चीजें लागू करी होंगी, वो कहीं ना कहीं आदर्श प्रणाली की तरह काम कर रही होंगी। तो ऋषिका, इस तरीके से हम ये नहीं मान सकते कि अगर भारत की ही सरकार की कंपनियां हैं तो आपने मतलब उनके ऊपर हम सवाल, अपने ही संस्था के ऊपर सवाल निशान करें। 2 बातें कही थी, तो आदर्श प्रणाली और सब कुछ पूरा सब कुछ आदर्श नहीं हो सकता, 2 अलग-अलग बातें कही आप। नहीं, देखिए, आदर्श सब कुछ इसलिए नहीं हो सकता कि वही कैलकुलेटर का एक उदाहरण हमने दिया कि अगर 100 में से अगर मान लो 92% अगर खराब है, तो जो
98% अगर कोई चीज खराब हुई तो हम उसको तो नहीं खराब बोल सकते ना, 2% तो उसके लिए ही तो कार्रवाई चलती। अब ईवीएम की इसके पहले वीवीपैट आया, पर्ची देखने वाली जो प्रणाली आई, उसके बाद काउंटिंग प्रणाली आई, मैनुअल भी इसमें इस बार जो देखने को आया वो इलेक्ट्रिकली और मैनुअली दोनों देखने के लिए आया कि दोनों को मैच करने का प्रावधान लिया गया। तो सुधार तो आवश्यक है। अब आप बताइए, अगर ईवीएम हटा भी देते हैं, क्या कोई और दूसरी प्रणाली आएगी तो क्या उस पर सवालिया निशान उठाना स्वाभाविक नहीं होगा? संभव उस पर भी होगा। सवालिया निशान सब पर उठते हैं, लेकिन बात हो जाती है बिल्कुल। सवालिया निशान जब उठ रहे हैं, जो अटकलें हैं, उन अटकलों को विराम कैसे लगेगा, सवाल यहाँ पर आकर उठ जाता है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। अब देखिए सवाल कई उठाए जा रहे हैं ईवीएम को लेकर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हमारे बीच में विधि विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। जसदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब देखिए ईवीएम पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे चाहूंगी कि आप दर्शकों को इस चीज को लेकर क्लियर करें, ईवीएम में क्या कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं सर, ओटीपी से लेकर उसमें चिप लगाने को लेकर तक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर साफ जाहिर कर दिया है कि ईवीएम में कोई हैकिंग नहीं हो सकती, कोई चिप नहीं लगाई सकती, उसे किसी तरह से हैक नहीं किया जा सकता। उसके बाद भी चुनाव आयोग का यह आदेश आना कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, तो उन्होंने ये खुद कहा है कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी है तो वो राशि वापस कर देंगे। जब ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती तो किन तथ्यों के आधार पर वो जांच करेंगे और टेक्निकली क्या चीजें कहती हैं सर? ये सवाल आपसे इसलिए है जसदीप गांधी जी, क्योंकि जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं कि हैकिंग को लेकर, एथिकल हैकिंग को लेकर के आपका जो ज्ञान है, वो चाहेंगे कि उस ज्ञान के नाते दर्शकों को पता चले कि वास्तव में ईवीएम में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। फंक्शन होते हैं, या हम हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, किसी भी आईसी जो आप नॉर्मल आईसी देखते हैं उसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके ऊपर काले कलर का जो पदार्थ होता है वो होता है सिलिकॉन, एक धातु होती है। उसके अंदर एक सर्किट बनाया जाता है और उसी के अंदर बायस, जितनी भी आप टेक्निकल या जितना भी डेटा फीडिंग होता है वो बायस और ईप्रोम के अंदर किया जाता है। जितने भी टेक्निकल आप रिजल्ट दबाते हैं 1 2 3 4 या जितने भी पॉइंट पे आप रख रहे हैं, यदि उसके पैराग्राफ में या उसके सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा कैलकुलेशन डाल दिया जाए कि 4 बार आप ये दबाएं तो 5वीं बार ये वाला पार्ट ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा, उसमें ये होगा कि या 100 वोट किसी ने करे तो 5 वोट एक्स्ट्रा चले गए, ये होता है। मेन इसकी जड़ है ईप्रोम और बायस। जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर बायस और ईप्रोम मौजूद है, जो कि इनबिल्ड नहीं है, उसे कभी भी बदला जा सकता है, कभी भी निकाला जा सकता है। यदि उसे इनबिल्ड कर दिया जाए और उससे कोई छेड़खानी ना करी जाए, जैसे कि एप्पल कंपनी में होता है कि वो आईओएस अपना इंटीग्रेटेड सर्किट बंद कर देता है, बिल्कुल इसी प्रकार से एक आईओएस उनको ईवीएम में डिजाइन करना चाहिए, जिससे कि उसके अलावा कोई बाहर से आउटपुट उसके अंदर फीडबैक ना किया जा सके। ये एक चीज होगी, जैसा आपने कहा कि ये करना चाहिए, लेकिन अभी जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या अभी ईवीएम में, जैसा आपने बताया कि 4 बार अपने आप ऑटो सिस्टम में जा सकता है, तो अभी क्या संभावना है कि ऐसा हुआ होगा? हाँ, हो रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है ईवीएम? हाँ, सीडीएमए टेक्नोलॉजी जब तक थी, फाइबर ऑप्टिकल जब तक है, तब तक छेड़खानी करना हैकर्स के लिए बहुत आसान है। जसदीप जी, एक सवाल और है मेरा आपसे, ओटीपी को लेकर जिस तरह से बातें सामने आनी थी, जिस तरह से अभी मैं पुरानी चर्चा आपसे करना चाहूंगी महाराष्ट्र सीट पर ओटीपी को लेकर, एक एनकोर एक्टिवेशन को लेकर और एक ईटीपीबीएमएस, जो 2 ओटीपी आते हैं, इन ओटीपी को लेकर ईवीएम से क्या मतलब, ईवीएम में भी क्या ओटीपी की जरूरत होती है उसके एक्टिवेशन के लिए? नहीं, या ओटीपी से कोई चीजें यहाँ से वहाँ कर दी जा सकती हैं? ओटीपी वन टाइम पासवर्ड है, उसके लिए सिंपल सा है कि आपने पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर डाला, उन्होंने वो सॉफ्टवेयर पैराग्राफ किया और उसको लॉन्च करने के लिए ओटीपी लॉन्च कर दिया कि हम इसके कर्सिव में देख रहे हैं, एक दूसरे को मैचिंग में देख रहे हैं, बस ओटीपी का और कोई लेन देन है ही नहीं। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि ओटीपी का उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपने ये कहा कि संभावना व्यक्त की है, जय श्रीवास्तव जी, बड़ी बात कही है जसदीप गांधी जी ने कि संभावना है कि ऐसा हो सकता है कि कहीं एक बटन को बार बार दबाया जाए और यदि उसकी निश्चित संख्या को तय कर दिया जाए तो अगली बार वो ऑटोमेटिक उस चीज को ले सकती है कि 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए 100 में से। तो ये जो चीज अगर हो रही है तो ये बड़ा सवाल खड़े कर रही है, और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए क्या इन 8 संसदीय सीटों की पर जांच की मांग की जा रही है? देखिए, जसदीप जी से मैं बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ कि जब उसमें शब्द आता है प्रोग्रामिंग, हाँ, यदि ईवीएम को मुझे दे दिया जाए, या मैं तो इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, जैसे जसदीप जी इसके एक्सपर्ट हैं, अगर उनको दे दिया जाए और वो एक प्रोग्रामिंग, जैसे उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया, उस शब्द पे आपको जाना पड़ेगा। शब्द क्या है? इनबिल्ड। बिल्कुल।
इनबिल्ड शब्द मतलब ये है कि यदि उसमें कोई इस प्रकार का प्रोग्राम डाल दिया जाए तो संभव है। जब आप वहां पे ईवीएम किस बूथ पे कौन सा ईवीएम जाएगा इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है, किसी के हाथ में वो चीज नहीं आती है, तब वो चीजें संभव नहीं है। उनका ये कहना पड़ा, जैसे अभी आप ही ने एक सवाल पूछा था शायद अनुराग महलवाला जी से कि क्या ईवीएम जो ये जांच होगी उसमें हाथ नहीं लगाने दिया जाएगा। हाँ। यदि ईवीएम को हाथ लगाने दिया गया तो जसदीप गांधी जी भी ये करके दिखा सकते, उसमें टेम्परिंग करके दिखा सकते, मेरा ये दावा है। मैं जहां तक जसदीप गांधी जी को जानता हूँ। फिर वो चुनौती जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, हाँ, कि आप आइए हैक करके बताइए सर, उसका हाँ, क्या? लेकिन यदि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, आप पहुंच के उसके टेम्परिंग करेंगे तो संभव है। प्रोग्रामिंग यदि आप किसी भी मशीन में डाल दिया आपने तो वो प्रोग्रामिंग काम करेगा। उन्होंने तो 5 बोल दिया। अगर वो प्रोग्रामिंग ये हो कि 100 वोट डाले और 99 वोट किसी पार्टी में जाए और 1 वोट ही किसी अन्य पार्टी को जाए तो भी संभव है। वो प्रोग्रामिंग से संभव है। प्रोग्रामिंग कब डाला जा सकता है? जब आपके हाथ में मशीन हो। जब आपके हाथ में मशीन नहीं है और आपका पहुंच मार्ग नहीं है तो ये संभव नहीं है। अब रहा सवाल आपका, सवाल ये है कि निर्वाचन आयोग ने जो जांच का निर्देश दिया है या उन्होंने सहमति प्रदान की है, बात कंपनियों की नहीं है कि कौन जांच करेगा। उसमें जिन्होंने पिटीशन दायर किया या जिन्होंने इसकी मांग की है उनके तरफ से भी कोई भी कंपनी, आपको यदि शंका हो कि जिस कंपनी ने इसका निर्माण किया वही कंपनी इसके जांच करेगी, तो आपने यदि इसके कंप्लेन किया या मांग की, जांच की, तो आपके तरफ से भी जांच कमेटी आप ले जा सकते हो। सवाल ये बेशर्त ये है कि आपको ईवीएम को हाथ नहीं लगाने दिया जाएगा। उसके बाद आप डिवाइस यूज करिए आपके बैठ के वहाँ, जो आए दिन बोला जाता है कि भाई हमने तो यहाँ से हैक करके वोट इधर उधर कर दिया, करके दिखाइए। उस स्थिति में जो है आप जो बोल रहे हो पैसा वापिस होना, अगर आप सोचिए 5 ईवीएम साबित हो गया कि ये गलत है, टेम्परिंग किया जा सकता है, मामला केवल पैसा वापिसी तक नहीं होगी, मामला होगा निर्वाचन आयोग कटघरे में होंगे और निर्वाचन जो है रद्द होने की स्थिति में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग बहुत कॉन्फिडेंट है, उनको पता है कि इसमें टेम्परिंग नहीं किया जा सकता है। यदि उनके हाथ में देंगे तो वो टेम्पर करके हमें दिखा सकते हैं। यदि दूर से, मतलब अगर बिना टच किए 5 इंच के गैप में भी जो है रह के उसको टेम्पर नहीं किया जा सकता है, या बिना खोले उसको टेम्पर नहीं किया जा सकता है, या उसमें प्रोग्रामिंग ना करके टेम्पर नहीं किया जा सकता है। कुछ दिन पहले मेरी जसदीप जी से बात हुई थी, उन्होंने एक बात कही कि जो एक केबल जो उसको लगाते हैं, भले ही वो वीवीपैट को कनेक्ट करने के लिए ही क्यों नहीं हो, उस स्लॉट में यदि ऐसा डिवाइस जो हमारे पास है या कोई निर्माण कर ले या किसी के पास हो, वो डिवाइस इस प्रोग्राम को सेट करने के लिए तैयार किया गया हो, उस अगर फॉर्मेट में उस स्थान पे यदि उसको एक बार डाला गया और किसी भी बटन को दबाया गया, मतलब मशीन को एक्टिव कर दिया गया, तो हो सकता है वो प्रोग्राम उसमें अपलोड हो। लेकिन उसके लिए भी आपको डिवाइस तक जाना पड़ेगा, इसके बिना नहीं हो सकता है। दोनों को कनेक्ट करने के लिए छूना तो दोनों को पड़ेगा ही। दोनों को पड़ेगा, इसके बिना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि यदि जिस तरह से 8 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी होने वाले दूसरे क्रम पर आए हैं, आपत्ति दर्ज की है, कांकेर के प्रत्याशी कह रहे हैं कि दूसरे चरण के मतगणना को अपलोड करने में देर हो गई और ईवीएम को बदला गया है, क्या ये संभव है? देखिए, अपलोड करना, ईवीएम बदलना, ये एक निर्वाचन का सिस्टम है। जैसे कि एक ईवीएम खराब होगा तो दूसरा ईवीएम चेंज करना ही पड़ेगा। अपलोडिंग जो है कभी कभी जो है, जैसे हम लोग भी जो है अपलोड करते करते जो है हमारा मशीन रुक गया और उसके बाद फिर जो है अपलोड नहीं हो पाया, फिर से अपलोडिंग चालू किया। मैं एक और जवाब देना चाह रहा हूँ जो ओटीपी संबंधित है। ओटीपी 2 जगह यूज होता है। किसके लिए, मतलब जिसको इशू बनाया जा रहा है वो क्या है? ओटीपी मशीन में काउंटिंग होने के बाद जब आपके कंप्यूटर में आप उसको अपलोड करते हो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, तो उस समय आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं अभी जो है मेरे कंप्यूटर में मेरा जो ईमेल है, अगर आप वहां से ओपन करना चाहोगे तो मेरे मोबाइल से मेरे को ओके करना पड़ेगा, तभी जाके आप मेरे ईमेल को खोल सकते हो। ये ओटीपी आता है। अब वो ओटीपी काय के लिए? मेरा कंप्यूटर ओपन करने के लिए, उस मशीन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है।
अब वो कंप्यूटर ओपन करने के लिए ओटीपी आया, उन्होंने ओटीपी दिया और कंप्यूटर ओपन हो गया और उसके बाद मशीन कनेक्ट हुआ और उस जो डाटा है उसको अपलोड किया गया। इसी प्रकार से एक बार और ओटीपी की जरूरत पड़ती है। वो दो चीजें जो आपने बताई है वो कब है, जब जो कैंडिडेट है उनके नाम जब उसमें मशीन में अपलोड किया जाता है, उसमें नाम अपलोड किया तभी तो आपके जो है वीवीपैट में भी आपका नाम और चिन्ह दिखाई देगा। उसमें मशीन में तो अपलोड करना ही पड़ेगा ना, उस समय भी कंप्यूटर के द्वारा उसमें अपलोड किया जाता है। उस समय भी जो ओटीपी है वो भी कंप्यूटर ओपन करने के लिए ओटीपी है, वो मशीन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये स्पष्ट है, ओटीपी से मशीन से कोई लेना देना नहीं है, वो कंप्यूटर से जो कनेक्ट किया जाएगा अपलोड करने के लिए, उसके लिए ओटीपी की जरूरत बिल्कुल। पड़ती है। यहाँ जो चर्चा का सार है कि बिना ईवीएम मशीन को छुए उसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती है और उसकी निष्पक्षता पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो लगभग बेमानी जैसे हैं। बिल्कुल ठीक है सूरज जी, लेकिन यहाँ पर आप जिस तरह से जसदीप जी ने बताया कि कोई इनबिल्ट प्रोग्राम करके और फिर उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है, जो आरोप लगाए जा रहे थे अनुराग जी, अब यहाँ पर अगर इस तरह के कोई आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो देखिए छूने तो ईवीएम को नहीं दिया जाएगा, ये तो निश्चित तौर पर वहां से आदेश ही है कि उसे नहीं जीने दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी ने जिस तरह से कहा था कि मैं खुद इंजीनियर हूँ, अगर मुझे दे दिया जाए तो मैं उस पर बता सकता हूँ, ये कर सकता हूँ मैं कि उसमें गड़बड़ी हुई है। ऐसा हो जाता है तो कितना राजनीतिक विवाद बदलेगा, कितना चुनावी परिदृश्य बदलेगा, जरा इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि जय श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया, हम सभी को, हमारे सारे देश न्यूज़ के दर्शकों को भी उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके में बताया कि किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन किसी भी डिवाइस को हैक करने के लिए, किसी भी डिवाइस के सॉफ्टवेयर को चेंज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए आपको एक इंटरवेंशन करना होगा, आपको किसी ना किसी तरह से उस डिवाइस से कनेक्ट होना होगा। और ये जो डिवाइस है ये किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जिस तरह से जो आरोप अभी लगाए जा रहे हैं कुछ जगहों पर, जो अच्छा आप एक बात बड़ा ध्यान देखिए कि अगर निर्वाचन आयोग ने ये कहा है कि हम जांच कराएंगे तो पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि डिक्टेटरशिप की जो टैग लगी हुई है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक तो विपक्ष ये मानता था कि सारे लोग डिक्टेटर के गुलाम हैं, चुनाव आयोग जो है वो भी गुलाम है, भारत की चाहे विधायिका हो, ठीक है, न्यायपालिका हो, हर व्यक्ति जो है वो गुलाम है, सब पर आरोप लगाए गए। तो ऐसे में अपने आप को निर्विवाद, ठीक है ना, निष्कलंक साबित करने के लिए ये जो अग्नि परीक्षा है, ये चुनाव आयोग ने क्यों किया? ये अग्नि परीक्षा है कि चलिए आप कितनी बार हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, आप लीजिए, हम तैयार हैं। आपने कहा कि ये चुनाव आयोग की अग्नि परीक्षा है, लेकिन अग्नि परीक्षा में जैसा कि हम जानते हैं कि अग्नि परीक्षा जो होती है उसमें कई बार जो सच्चा व्यक्ति होता है उसको भी उस ताप को सहन करना पड़ता है। लेकिन शैलेंद्र मिश्रा जी, मेरे दो प्रश्न हैं आपसे। पहला प्रश्न तो ये है कि ठीक है, जैसा कि यदि कोई व्यक्ति, कोई प्रत्याशी कम मतों के अंतर से जीता है, उसने कभी शिकायत दर्ज नहीं कराई कि मैं ज्यादा अंतर से जीत सकता था और मुझे इसकी जांच करवानी है ताकि मैं ज्यादा, वो सब वोटों की गिनती कराई जाए, ईवीएम की जांच कराई जाए ताकि मेरी जीत का जो अंतर है वो ज्यादा हो सके। पहला सवाल कि यदि गड़बड़ी की संभावना है तो कम अंतर से जीतने वाले प्रत्याशी को भी तो हो सकती है, जो नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, जो बात अभी कही अग्नि परीक्षा की, तो यदि अग्नि परीक्षा बार बार देनी पड़े तो लेने वाले कितने सच हैं, इस पर भी तो सवाल होना चाहिए। देखिए, आपके दोनों प्रश्नों का जवाब देता हूँ, उसके बाद में अपनी बात भी कहूंगा जी। आपने जो कम अंतर से हार जीत वाली बात की, तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें कोई व्यक्ति बहुत कम वोटों से जीता है और उसने उसको रिकैलकुलेशन की मांग करी कि दोबारा इसकी गिनती की जाए, तो ऐसा भी हुआ है कि वो व्यक्ति बाद में हार गया। कई बार पोस्टल बैलेट्स भी इसका कारण बन जाते हैं। इसके अलावा आपने जो दूसरा प्रश्न किया है अग्नि परीक्षा वाला, ये देखिए, मैं इसको ठीक नहीं मानता। हम लोग डेमोक्रेटिक स्टेट में और कंट्री में है, हमारा देश का लोकतंत्र दूसरों से बेहतर हम लोग हमेशा मानते हैं, तो इसमें अग्नि परीक्षा जैसी कोई बात नहीं है। ईसीआई जो है वो एक संवैधानिक संस्था है जिसको भारत के ही कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उसको तैयार किया गया है और उनको जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आपको एक फेयर इलेक्शन कराना है देश भर में, जब स्टेट्स के हो तो स्टेट्स में कराना है और जब लोकसभा के पोल्स हो तो लोकसभा में कराना है। और उनके पास बहुत असीमित शक्तियां हैं जो हम लोग देखते हैं कि जब आदर्श आचार संहिता लगती है उसका चुनाव आयोग भरपूर उपयोग करता है।
तमाम तरह के उनको फैसिलिटीज और उनके फंड्स जो हैं उनको मिलते हैं। तो उनका काम है कि फेयर इलेक्शन हो, उसकी फेयर प्रोसेस हो और फेयर तरीके से हो, तो जिसके लिए वो जवाबदेह हैं। अब इसमें देखिए, आरोप लगाने वाला विपक्षी है या सत्ता पक्ष का है। सत्ता पक्ष का है तो वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, देखिए अपनी सत्ताधारी दल के निर्णयों में वो मांग कर रहा है, इस प्रकार की बातें आती हैं। अगर वो विपक्षी दल का है तो देखिए इनको तो भरोसा ही नहीं है, ऐसी बात मैं नहीं ठीक मानता। अगर आरोप लगे, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, अगर बार बार सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है सब जगह, तो ये जिम्मेदारी उन संस्थाओं की बनती है कि वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें। और देखिए एक बात और होती है कि जो बार बार आ रही है कि भाई ये देखिए विवाद कहाँ से शुरू हुआ, डेटा से शुरू हुआ। आप जब 11 दिन बाद डेटा जारी करोगे तो विवाद की स्थिति तो निर्मित होगी। 2014 तक इलेक्शन के रिजल्ट और डेटा जो था वो 2 दिन में कलेक्ट हो जाता था। अभी हम 2024 में बुलेट ट्रेन का उद्घाटन होने वाला है। तो हमारी टेक्नोलॉजी बड़ी है, हम डिजिटल मजबूत हुए हैं कि कमजोर हुए हैं। कई एक पोलिंग्स ऐसी होती हैं जो रिमोट एरियाज में है, जहाँ पे पोलिंग पार्टीज को जाना पड़ता है। कई हमारे ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पे 20 वोटर हैं, मान लीजिए ट्राइब्स हैं, वहाँ पे 20 वोटर हैं, तो उनके लिए भी पोलिंग पार्टीज बड़ा संघर्ष करके जाती है। और हमने देखा है समय समय पे जो चुनाव आयोग है वो वीडियो भी रिलीज करता है। तो देश के जो नागरिक हैं उनकी सिंपैथी हमारी पोलिंग पार्टीज के प्रति बढ़ती है। अगर आप इन सबको पूरे देश भर में कैलकुलेट भी कर लो, लाखों पोलिंग स्टेशन में, तो ऐसे कितने बूथ्स हैं रेगिस्तान में या जंगल में, वो मुश्किल से मुझे लगता है कि वो 50, 100, 200, 500 भी नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कि जहाँ 1000 वोट जल सकते हैं जिस पोलिंग में, वहां पे 1000 वोट ही हो, कहीं 50 होते हैं, कहीं 100 होते हैं, कहीं 200 होते हैं। इन सबको भी आप कैलकुलेट कर लोगे तो जो एरर ऑफ मार्जिन है वो लाखों में आ सकता है, लेकिन करोड़ों में नहीं आ सकता। तो इसलिए जो संदेह की स्थिति जो निर्मित होती है उसके ये प्रमुख कारण है। दूसरी बात, एक कैलकुलेटर का उदाहरण आया था। सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। बचपन में सबने कैलकुलेटर का उपयोग करा, आज भी बच्चे करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में करते हैं। कई के अभिभावक ऐसे होते थे, वो मार मार के कहते थे नहीं उंगली से करो, पेंसिल लो, रफ पे करो, बाद में कैलकुलेटर से मिलान करो। लेकिन कैलकुलेटर में हमने देखा कई कंपनीज के आते थे, केसीओ, सिटीजन, कई बैटरी आधारित होते थे, कई सोलर आधारित होते थे। मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रहा, एरर वहां भी आता है क्योंकि उसमें भी एक प्रोग्रामिंग की गई है। एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के बाद वो जब आगे जाता है या वो डेड होने की स्थिति में आ जाता है, उसके सेल वीक हो जाते हैं या वो गिर जाता है या डैमेज हो जाता है, तो एरर वहां भी आ सकता है। हम चुनाव आयोग पर संदेह नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई नागरिक है, भारतीय नागरिक है और उसको अधिकार है कोई बात जानने का, तो उसको क्लेरिफिकेशन करना चाहिए। अरे चुनाव आयोग तो साहब शायरी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो उसकी गंभीरता का आप अंदाजा लगा लो कितना गंभीर है वो। ठीक है, बात आ रही है चुनाव की गंभीरता की। हालांकि मैंने देखा है कि कुछ दशक पहले, 2 दशक पहले तक चुनाव आयोग को कोई जानता नहीं था। टीएन शेषन से पहले किसी को पता नहीं होता था कि चुनाव आयोग होता क्या है। टीएन शेषन ने देश की राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग की ताकत बताई थी। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, लेकिन यहाँ पर सेशन के बाद कोई ताकत बता पाया? ठीक है, लेकिन शैलेंद्र जी ने यहाँ पर जिस तरह से कहा, विलक्षण जी, चुनाव आयोग को पहले कोई नहीं जानता था, चुनाव आयोग को अब लोग जानने लग गए हैं। बच्चा बच्चा चुनाव आयोग के बारे में आज जान रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। लेकिन जिस तरह से ईवीएम की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, ईवीएम पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, और अग्नि परीक्षा की, क्योंकि यहाँ पर बात की गई थी कि ईवीएम को बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भी यह परीक्षा देनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं अब जनता को ये क्लियर करना बहुत जरूरी हो गया है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है या नहीं। उसके लिए ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है और जनता को विश्वास दिलाना होगा, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव को लेकर, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो लोकतंत्र वोट पर टिका होता था, आज वो लोकतंत्र ईवीएम पर टिक गया है। तो कहीं ना कहीं जनता को इस पर विश्वास बनाना जरूरी है और इलेक्शन कमीशन की अब ये ड्यूटी बन गई है, उनके लिए बड़ी चुनौती ये है। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर आप जो चीज कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस डेवलप करना, इसीलिए एक्चुअली ईवीएम का मुद्दा 2 रीजंस की वजह से सबसे बड़ा इस देश में पड़ता है। पहला कि अगर वो छेड़खान हो सकती है तो लोकतंत्र की हत्या है। दूसरा, अगर छेड़खान नहीं भी हो सकती लेकिन आपने मान लिया कि वो चीज, अब वो वैसी बात होगी कि अगर आपने मान लिया क्लास में वो एक बच्चा बदमाश है तो बदमाश है, चाहे वो, ने कहा है कि शक का कोई इलाज नहीं, शक का कोई इलाज नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर ये आ जाती है, इस बारे में मैं कह सकता हूं कि जिस तरह की भारत के लोगों की इस तरह से एक डिमांड उठ रही है या कुछ संगठनों द्वारा उठवाई भी जा रही है, तो उसकी शंका को दूर करना भारतीय राजनीति और इलेक्शन कमीशन की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है। ये मौका इलेक्शन कमीशन को चूकना नहीं चाहिए।
एक हो सकता है आपके ही न्यूज चैनल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ईवीएम का करके दिखाए, जहां पर वो बता सके कि ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं एक तथ्यात्मक बात आपको एक बता सकता हूं, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन बार बार जब 2006 से 10 में M2 मॉडल आया था, तब भी उसकी पूरी प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन मीडिया तथा अन्य अधिकारियों के सामने की गई थी, जिसको सिक्वेंशियली डेवलप करके बताया गया। 2013 के बाद जब डिजिटल लेवल पे उसकी टाइम स्टैंपिंग और कंट्रोल और बैलेट यूनिट के उसमें अपडेशंस लाए गए थे, तब भी उसकी पूरी की पूरी डेमोन्स्ट्रेशंस की गई थी। दिक्कत क्या हो जाती है ऋषिका जी और सूरज जी यहाँ पर, कि जिन लोगों के सामने ये प्रदर्शन किया जाता है कि ईवीएम सही है और ईवीएम के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए जब बाहर जनता की तरफ जाते हैं तो ये कहते थे कि हम सेटिस्फाई नहीं हुए, जबकि तथ्यात्मक कुछ और है। तो सिरे से कहें तो वो झूठ भी बोल रहे हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर सच को अब सरकारी दीवारों से बाहर निकलकर लोगों के आंगन तक आना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात लोकतंत्र की ये रहती है कि सच कभी भी मरेगा नहीं, जब तक वो है तब तक वो रहेगा, चाहे उसे किस भी घूंट में पियो। और दूसरी बात यहाँ पर ये चीज आती है, अंततः जिस तरह का डेवलपमेंट, और अभी जैसे हम गांधी जी की भी बात सुन रहे थे कि अगर उनके हाथ में ईवीएम दे दी जाए तो उसको किया जा सके। अच्छा, अभी चुनाव आयोग के संबंध में जो भी चीजें हम क्लैरिफिकेशन वो जारी करते हैं, अगर उनको पढ़ा जाए तो ओटीपी के संबंध में अभी बात हुई थी, वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप। इस प्रोग्रामेबल चिप को एक बार अपलोड करने के बाद अगर इससे छेड़खानी की कोई भी कोशिश की जाती है तो वो मतलब एक तरीके से उसको बोलते कि वो रिडंडेंट हो जाती है, ब्लैक बॉक्स बन जाती है कि वो आगे यूज नहीं कर सकती। ऑल्सो अगर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट के अलावा इन तीनों का कोई सर्किट अगर ब्रेक किया जाता है या उसमें कहीं जोड़ा जाता है तो एरर क्रिएट हो जाएगा और मशीन वहीं के वहीं रुक जाएगी। ये उस ओटीपी चिप का सबसे बड़ा फायदा है। तो गांधी जी भी मेरे ख्याल से उस चीज में पूरी तरह से मुझसे अग्री करेंगे। जहां तक बात रही चिप्स और मेमोरी के ट्रांसफर की, यहीं पर ह्यूमन एलिमेंट ऑफ ईवीएम, एक्चुअली ईवीएम को हमें सिर्फ मशीनरी तक नहीं रोकना चाहिए, ईवीएम को वो पूरे संगठन ह्यूमन एलिमेंट के साथ जोड़ना चाहिए। जो फॉर्म 17C, उसके बाद 21 से फॉर्म 21A, सेक्शन 63 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इलेक्शन के कमीशन के रूल्स, इलेक्शन पिटीशन द्वारा। और ये भी बात तथ्यात्मक लोगों को पता होनी चाहिए कि ये ह्यूमन एलिमेंट ही अलाउ करता है कि हम चेक्स एंड बैलेंस क्रिएट करें, क्योंकि रिकाउंटिंग ऑफ ईवीएम, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के पहले कोई भी पोलिंग एजेंट वहीं के वहीं एक आधिकारिक मतलब क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करके वहीं कर सकता है। जब डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो जाता है, जब ईवीएम में क्लोज बटन दब जाता है, तो उसके बाद उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। और इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी टेक्निकल होते हैं वो उसी समय अपनी डायरी में भी और एक टाइम स्टैम्प की पर्ची क्रिएट होती है कि इस समय 6 बजे ईवीएम को क्लोज कर दिया गया और इसके बाद कोई वोटिंग रिकॉर्ड नहीं हुई, तो कोई एरर ऑफ मार्जिन रहता ही नहीं है। सही कहा आपने कि ये चीजें हैं कि उसमें एरर ऑफ मार्जिन नहीं है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि समय की सीमा को देखते हुए अभिषेक शर्मा जी को शब्दों पर टिके चाहता हूं। ईवीएम आई, सवाल खड़े हुए, वीवीपैट आ गया कि भाई इससे आप मिलान कर सकते हो। वीवीपैट के बाद में अब पुनर्गणना की बात आ गई है। अब जैसा कि चुनाव आयोग ने व्यवस्था लागू कर दी है कि आप परिणाम के 7 दिन के अंदर यदि आपको संदेह है तो जांच के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अभी भी संदेह का निराकरण नहीं हुआ तो आगे और क्या, कब तक ईवीएम पर उंगलियां उठेगी? सूरज जी देखिए, प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी और ये हमेशा चलती रहना भी चाहिए। अगर आपके मन में कोई संशय है तो उसके समाधान के लिए हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए और ओपन प्लेटफॉर्म पर अपना समाधान प्रस्तुत, अपनी समस्याएं रखनी चाहिए। मांग कर रहा है बैलेट पेपर की, वो सही रहेगा क्या देश में? देखिए, बैलेट पेपर बिल्कुल सही नहीं रहेगा, क्योंकि जब ईवीएम पर आप सवालिया निशान उठा रहे हैं तो क्या बैलेट पेपर पर सवालिया निशान नहीं उठा सकते? अरे क्या बॉक्स नहीं लूट सकते? क्या सील और स्याही चेंज नहीं बन सकती? क्या डुप्लीकेट नहीं हो सकता? तो ऐसा कुछ नहीं है। और अभी आधुनिकता का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है। देखो, मोबाइल भले ही हमारे हैक होते हैं, परंतु अगर हम सुरक्षा के उपाय के साथ इसको रखते हैं तो कोई हमारे ईवीएम तो दूर की बात है, मोबाइल तो दूर की बात है, ईवीएम कोई कुछ भी हैक नहीं हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी को जो पैरामीटर्स हैं वो हर चीज हमारा 3 लेयर्स, 7 लेयर्स और ना जाने कितने लेयर्स में सिक्योरिटी पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, अजय श्रीवास्तव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा ये कहना है कि जो इसमें कोई चिप या कोई मशीन खराब नहीं है, खराबी है महत्वाकांक्षा होना। बिल्कुल ठीक है। जो पॉलिटिशियंस जो है ये इतने बड़े महत्वाकांक्षी हो गए, जब वो बहुत बड़े पैमाने पे पैसा इसमें लगाने लगे और वो जीत हासिल नहीं कर पाता है तो किस पे आरोप लगाएगा?
सबसे पहले क्या होता था, बोला कि बैलेट पेपर में चोरी हो गए, वोट लूट लिए गए, और अब ईवीएम पे लगाते हैं। मेन चीज जो है ये महत्वाकांक्षी होना, क्योंकि जिस प्रकार से पॉलिटिशियंस के प्रोग्रेस हम देख रहे हैं, वही ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि जब वो हार जाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहली बार ईवीएम पर जो है उंगली उठाई थी। और यहाँ पर जैसे प्रक्रिया की बात की सर, और जिस तरह से प्रक्रिया की बात की जा रही थी, सवाल ये भी है कि लोकतंत्र के लिए जो सबसे बड़ी ताकत है, जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस पर कब तक आप संदेह करेंगे, कब तक आप सवाल खड़े करेंगे? नहीं, ये निरंतर चलता रहेगा, इसमें सवाल उठते रहेंगे। और ईवीएम अपने परीक्षा में जो है, मैं हार का ठीक रहा किस पर फोड़ूं, ये तय वही करना होगा जो बेजुबान होगा। ठीक है। मुद्दा वैसा है जैसे खिचड़ी की प्लेट में अचार तो आएगा ही आएगा, तो जब भी चुनावी खिचड़ी खाई जाएगी, ईवीएम पे मुद्दा ही कुछ और बनेगा। वैसे इसका एक विद्वान लोग मौजूद है। मैं आपके पास आ रही हूँ, अंतिम प्रक्रिया आप ही से लूंगी। शैलेंद्र जी जल्दी से पूरा कीजिए। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ 30 सेकंड में बात रखूं। सभी विद्वान लोग मौजूद हैं, सबका अपना अपने अपने क्षेत्र में अनुभव है, लेकिन ज्यादातर लोग पत्रकार हैं। पत्रकारिता धर्म ये कहती है कि आम आदमी की, व्यक्ति की आवाज उठाई जाए और सरकार से हमेशा प्रश्न किए जाए। ठीक है। इलेक्शन कमीशन की मैं बात पूरी कर लूं। इलेक्शन कमीशन की शुद्धता और उनकी मानसिकता, उनकी पारदर्शिता पे किसी को शक नहीं है, लेकिन जो उनका सिस्टम है, जो उनका सिक्योरिटी जो पैरामीटर है, वो भेदा ना जा सके, उसकी जवाबदारी उनकी है, और पब्लिक को पब्लिक डोमेन में मालूम पड़ना चाहिए। 2-3 बातें शॉर्ट में बोलता हूँ। अभी एक वीडियो आया था, सोशल मीडिया पे आया था, जिसके बाद कार्रवाई हुई। एक नाबालिग बच्चा वोट डाल रहा था, लगातार डाल रहा था यूपी के एक शहर में, और उसने अपना वीडियो बना के खुद ही वायरल कर दिया। तो सिक्योरिटी का कोई रोल नहीं है, सिक्योरिटी पे बोल रहा हूँ मैं जय भाई, सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। दूसरी बात मैंने चंडीगढ़ का भी देखा। तीसरी बात, जो ह्यूमन एरर जो आ सकता है, वो इसलिए आ सकता है कि अलग अलग लोगों को इकट्ठा करके उनकी ड्यूटीज लगाई जाती है। इसलिए ईवीएम पे समय समय पे सुधार की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि इसके साथ साथ जानना ये भी जरूरी होता है कि टेक्निकली उसमें कोई गड़बड़ी की जा सकती है। और ऋषिका जी, किसी के शक को और किसी के प्रश्न को किसी राजनीतिक दल से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। इस बात से मेरा मत भिन्न है। से जोड़कर कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वही कांग्रेस आई। अरे मैं सुनिए, हम तो चाहते थे 400 सीटें हैं बीजेपी की, आई क्यों नहीं? जी आपके पास ठीक है, आप समय की सीमा है। जयदीप जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और टेक्निकली भी दर्शकों को जल्दी से ये बता दीजिए सर कि अब जो आदेश जारी हुए हैं उसमें टेक्निकली क्या कुछ समस्याएं आ सकती है, क्योंकि पहले आपने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, लेकिन अब आदेश है तो इसकी जांच में माइक्रो कंट्रोलर की बात हुई, माइक्रो कंट्रोलर जांच करने की बात हुई, वो जांच कैसे की जा सकती है? माइक्रो कंट्रोलर जांच ऐसे की जा सकती है कि संवैधानिक रूप से जो भी प्रत्याशी है, जो उस बैलेट मशीन के लिए इशू हुई है, जहां वो लगेगी, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर और जो प्रोग्राम है, क्योंकि क्लोन किया जाएगा तो उसी को किया जाएगा, छेड़खानी की जाएगी तो उसी में की जाएगी, उसकी एक कॉपी उसके पास होनी चाहिए, उस प्रत्याशी के पास, कि हाँ इस सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब ओटीपी के माध्यम से जब सेंड किया जाए या सिस्टम में चढ़ाया जाए, तो उस समय उस सॉफ्टवेयर की कॉपी को चेक कर लिया जाए कि जस्ट लाइक टू से जेरोक्स कॉपी, कि ये इसका इससे मिलान हो गया, इस सॉफ्टवेयर में कोई छेड़खानी नहीं हुई, तो ही ये काम हो सकता है। ठीक है, मतलब जो अभी जांच के आदेश दिए गए हैं, इसमें इस तरह से मिलान किया जाए तो ही ये चीजें सामने आ सकती हैं सर। जी ठीक है। जैसे कहा कि ये एक संभावना है कि यदि वो जो संदेह है, जो शंका है, वो खत्म की जा सकती है, तो उसका भी एक तरीका ये है कि इस माध्यम से वो शंका और संदेह खत्म की जा सकती है। ऋषिका, अंतिम प्रतिक्रिया बिल्कुल 10 सेकंड में चाहूंगा आपसे। बिल्कुल ठीक कह रहा है, और जिस तरह से ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए गए माइक्रो कंट्रोलर को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बात की गई 8 लोकसभा सीटों पर, देखिए चुनाव आयोग ने आदेश तो जारी कर दिए हैं सूरज जी, लेकिन जो जांच की गड़बड़ियां पाई गई है, हमें सवालों के साथ साथ टेक्निकल चीजें भी वहां पर देखनी होंगी कि क्यों जांच के आदेश जारी किए गए और जांच किन तथ्यों के आधार पर की जाएगी, जैसे जयदीप जी ने भी बताया। चुनाव आयोग ने एक जो शक की उंगली उठ रही थी, उस उंगली को भी खत्म करने के लिए एक उपाय किया है। पहली बार व्यवस्था की है कि परिणाम के बाद आप 7 दिन तक आवेदन कर सकते हैं, और यदि जिन बूथों के आवेदन करते हैं उनकी मशीनों की हम दोबारा जांच करा लेंगे। अब देखना होगा कि यदि ये संदेह का निराकरण हो गया तो फिर हारे की हताशा का अगला चरण कौन सा होगा, वो किस पर संदेह खड़े करेंगे, ये देखना हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। सभी मेहमानों का, अभिषेक शर्मा जी, शैलेंद्र शैली जी, एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, अनुराग महलवाला जी, विलक्षण सक्सेना जी और जसदीप गांधी जी, आप सभी का धन्यवाद। कल फिर ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।